वो कहता है जी ये जो हेक्सामेरिक और पेंटामेरिक रिंग्स आपके पास यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं, ये हेक्सामेरिक और पेंटामेरिक रिंग्स को हम किस तरीके से यूं ही नोट डाउन करना शुरू करते हैं। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि यहाँ पर आप काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिखें, बिल्कुल ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिखें। और हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास 1379 के ऊपर बेटे नाइट्रोजन मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 3 7 9 1 3 7 और 9 पर नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है और ये कॉमन चीज है। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि 2 3 4 5 और 7 8 में डबल बॉन्ड होता है। 2 3 4 5 7 8 के अंदर डबल बॉन्ड लोकेट करता है। जब आपने ये देख लिया कि आपने 1 2 3 4 5 7 8 और 9 सबको एंगेज कर लिया, तो आपके पास जो फैसला कुन पॉइंट जैसे वहां पे 4 बचा था, यहाँ पर 6 बचता है। और हम आपसे ये कहते हैं कि बेटे आप कोई ऐसा वर्ड जो कि जी लेटर से स्टार्ट हो और इंग्लिश का सबसे छोटा वर्ड हो बना सकते हैं, तो आप जी से कौन सा वर्ड बना सकते हैं? डेफिनेटली बेटे जी से आप गो बना सकते हैं। तो छठे नंबर पर अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है तो बेटे वो गवानीन है। और अगर यहाँ पर 6th नंबर पर अमाइनो ग्रुप मौजूद हो तो वो एडेनिन है। सो हम लोग बेटे यहां से ये बात बड़ी सिंपल सी इन्फर कर रहे होते हैं कि हम लोग बड़ी आसान तरीकों से इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जब कभी हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो आफ्टर रिकॉग्निशन हम लोग इस तरफ मूव करते हैं कि भाई ये आपके पास किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड से फिर किस तरह से ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होते हैं। जब कभी भी हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं जी ये हमारे पास बेसिक नाइट्रोजनियस बेसिस या तो एडेनिन होती हैं। जब कभी एडेनिन के साथ शुगर को ऐड कर लिया जाए तो ये एडिनोसिन बनती है। और अगर एडिनोसिन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस बात को कुछ इस तरह से एनिमरेट करें या लिखना शुरू करें कि आपके पास ये एक नाइट्रोजनियस बेस है और हमारे पास जो नाइट्रोजनियस बेसेस हैं वो एडिनिन या गुआनिन या साइटोसिन या थायमीन या यूरासिल की बेसिस होती हैं। ये सारी की सारी बेटे आपके पास नाइट्रोजनियस बेसिस हैं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये नाइट्रोजनियस बेसिस को हम किस तरह से एक न्यूक्लियोसाइड में तब्दील करते हैं। भाई न्यूक्लियोसाइड में तब तब्दील करेंगे ना जब आप इसके साथ शुगर मिक्स करेंगे। तो अगर आप नाइट्रोजनियस बेस को न्यूक्लियोसाइड में चेंज करते हो तो बेसिकली आप बेटे एडिनिन को एडिनो
सीन बनाते हो, आप गवानीन को गुएनो सीन बनाते हो, एंड प्लीज फोकस, साइटोसिन को साइटिडीन बनाते हो, थायमीन को थायमीडीन बनाते हो, यूरासिल को यूरिडीन बनाते हो. So this is how we can convert it a nitrogenous base into a nucleoside. और जब कभी आप इस न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड की तरफ चेंज करना शुरू करते हो, तो तब हम ये बात पढ़ते हैं कि भाई ये न्यूक्लियोसाइड जब न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है, तो इन दैट केस हम ये बात पढ़ते हैं कि यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, तो ये होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. यहां बेटे ये होगा गवेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये होगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, या ये होगा थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, और ये होगा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट. अब इस चीज पर डिपेंड करते हुए कि आया ये डीएनए के अंदर मौजूद है या आरएनए के अंदर, उस बेस पर हम लोग इसको डीऑक्सीराइबोज के बेस पर नाम देते हैं. मिसाल के तौर पर ये चूंकि डीएनए के अंदर मौजूद है और आरएनए भी में मौजूद है, इस वजह से ये डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो सकते हैं, ये सिंपल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो सकते हैं. इसी तरीके से अगर आप गवेनोसिन मोनोफॉस्फेट की बात करते हैं और वो डीएनए में मौजूद है, तो वो डीऑक्सीराइबो गवेनोसिन मोनोफॉस्फेट होगा. सिमिलरली इसी तरह से डीऑक्सीराइबो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबो थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट के तौर पे बात करते हैं. यूरासिल के साथ डीऑक्सीराइबो नहीं होता क्योंकि इट इज एक्सक्लूसिव टू आरएनए, जबकि बाकी सारे के सारे आपके पास डीएनए के अंदर यूज होते हैं, बाकी सब डीएनए के अंदर यूज होते हैं. हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि डीएनए को प्रूव किया है कि वो एक डबल हेलिक्स है. दैट वाज प्रूव्ड बाय रोजलिंड फ्रैंकलिन इन द ओरिजिनल सेंस. मोर ओवर एक बात ये डिस्कस की जाए कि इसके ऊपर जो कंप्लीट डाटा की कंपाइलेशन की है वो वैटसन और क्रिक ने की है, लेकिन बेसिकली वैटसन और क्रिक का किया हुआ डीएनए का मॉडल एक कलेक्शन ऑफ वर्क है जिसमें डीएनए के ऊपर होने वाले सारे के सारे काम को एक्सप्लेन किया गया है. यानी हम ये बात इस तरह से पढ़ सकते हैं कि आपके पास जो डीएनए जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं, वो आपके पास ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है. इस शुगर के मॉलिक्यूल के साथ ये एक नाइट्रोजनियस बेस है. अगर लेट सपोज ये नाइट्रोजनियस बेस आपके पास एक पायरिमिडीन है, तो हम लोगों ने ये इसके नाइट्रोजन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1 के साथ रिलेशन मेंटेन किया है, और यहां पर एक अदद फॉस्फेट ग्रुप को अटैच किया है. और हम लोग ये कहते हैं कि ये लिंकेजेस हम लोगों ने होल ओवर द स्टैंड बिल्ट अप की है. यानी ये आपके पास ये एक और शुगर है, सिमिलरली ये एक और शुगर है, ये शुगर है. तो डीएनए का सारा स्ट्रक्चर बेटे शुगर्स के ऊपर बेस करता है. अगर आप शुगर्स को देखो
तो इन शुगर्स को सेंटर में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से लिंक किया गया है। These sugars are linked via phosphodiester bond. ये शुगर्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से लिंक की गई है और ये आपके पास जो बैकबोन ऑफ डीएनए है ये शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर और फॉस्फेट लिंकेजेस पर बेस करती है। मोरओवर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास इसके साथ यहां पर जब नाइट्रोजनियस बेसिस को अटैच करने की बात करते हैं तो ये नाइट्रोजनियस बेसिस पेंटामेरिक अगर हेक्सामेरिक रिंग्स की सूरत में मौजूद है तो ये आपके पास प्यूरीन्स हैं। जैसे मैं कहूं कि आपके पास एक प्यूरीन है, ये आपके पास एक प्यूरीन है या ये आपके पास अगेन एक पाइरिमिडीन है। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा एलैबोरेट यूं करना शुरू करते हैं कि ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 है। तो बेटे शुगर के अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि बेटे यहाँ पर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से रिमूव करते हैं, आप कहते हैं सर कार्बन नंबर 2 से। तो कार्बन नंबर 2 तो नाइट्रोजनियस बेसिस के अंदर भी है, तो हम इसको बेटे डिस्टिंग्विश करने के लिए इनके ऊपर प्राइम्स लगा देते हैं ताकि आप क्लियरली जब कभी भी शुगर की जिक्र करें तो शुगर के कार्बन्स को हम लोग प्राइम से डिनोट कर सकें। इसी वजह से हम इस एंड को प्राइम 3 और इस एंड को प्राइम 5 का नाम देते हैं। और जब कभी भी इस स्टैंड को हम ऑपोजिट फॉर्म के अंदर डिस्कस करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके पास बनने वाले स्टैंड को हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो स्टैंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन में चलता है। तो जब कभी आप वैटसन और क्रिक मॉडल को डिस्कस करते हो तो वैटसन और क्रिक मॉडल के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये डिस्कस किया जाता है कि आपके पास अकॉर्डिंग टू वैटसन एंड क्रिक सबसे पहला पॉइंट ये डिस्कस होता है कि डीएनए के दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल होते हैं। सो ये एंटी पैरेलल स्टैंड्स हैं जी, ये एंटी पैरेलल स्टैंड्स हैं जो कि एक स्टैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा स्टैंड 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन पे चलता है। मोरओवर हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास ये चर्गफ रूल को फॉलो करते हैं। व्हाट इज चर्गफ्स रूल? चर्गफ रूल क्या है कि जितनी आपके पास प्यूरीन्स होती हैं उतनी ही पायरीमिडीन्स पाई जाती हैं। यानी प्यूरीन्स जितनी होती हैं और उतनी पायरीमिडीन्स होने का मतलब ये है कि हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि आपके पास हमेशा ये एट जीसी को फॉलो करते हैं, यानी एट जीसी की बात करते हैं। एडेनिन और गवानीन प्यूरीन्स हैं और थाइमीन और साइटोसिन पायरिमिडीन्स हैं, वी नो दैट। तो हम कहते हैं कि जी ये हमेशा इसको फॉलो करेंगे कि जितने एडेनिन है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे थाइमीन के साथ, जितने गवानीन होंगे उतने ही साइटोसिन्स एग्जिस्ट करेंगे। ये आपके पास एक डबल हेलिकल स्टैंड है जो कि एक इस फॉर्म में पाया जाता है। ये डबल हेलिकल स्टैंड इस फॉर्म में होगा
जिसमें से एक स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में होगा, जबकि दूसरा स्टैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में होगा। ये आपस में यूं DNA nitrogenous bases will be linked ये नाइट्रोजनियस बेसिस यूं लिंक करेंगी, जिनमें से हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि ये कांस्टेंट डायमीटर अटेन करते हैं, तो इस वजह से ये डीएनए का स्ट्रक्चर बेटे। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बेटे आप अगर इसका एक कांस्टेंट डायमीटर की बात करते हो तो ये 20 एंगस्ट्रम का डायमीटर कंटेन करते हैं। मोर ओवर हम ये कहते हैं कि हर एक ऐसे स्टैंड के अंदर एक माइनर ग्रूव और एक मेरे बेटे मेजर ग्रूव मौजूद होगा। हम लोग ये कहेंगे कि माइनर ग्रूव अप्रोक्सीमेटली 12 एंगस्ट्रम, माइनर ग्रूव 12 एंगस्ट्रम का साइज कंटेन करते हैं, जबकि मेजर ग्रूव में 22 एंगस्ट्रम का साइज होता है। जब आप इन दोनों को जमा करते हो तो आप ये कहते हो कि एक हेलिक्स के अंदर 34 एंगस्ट्रम एक हेलिक्स का साइज है। यानी एक हेलिक्स को अगर आप देखो तो एक हेलिक्स का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 34 एंगस्ट्रम या 3.4 नैनोमीटर होता है, राइट। अच्छा, तो हम लोग ये बात करते हैं कि ये आपके पास यूनिफॉर्मली दोनों जानिब ये स्टैंड्स लोकेट करते हैं और आप इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मानते हैं। दीज आर डबल हेलिक्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं और ये बेसिकली रोजालिंड फ्रैंकलिन का काम है, जिसकी डेथ हो गई बिफोर गेटिंग एक्नॉलेजमेंट ओवर दिस ड्यू टू द ओवर एक्सपोजर ऑफ एक्सरेज, क्योंकि इसने इसको करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सरेज का एक्सपोजर दिया और वो एक्सरेज का एक्सपोजर उसको भी हुआ, जिसके नतीजे में उसको कैंसर हो गया। लेटर ऑन हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि जी ये आपके पास पोली न्यूक्लियोटाइड होते हैं, दीज आर पोली न्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें डेफिनेटली जो बैक बोन है वो शुगर और फॉस्फेट की होती है, जबकि नाइट्रोजनियस बेसिस लिंक्ड वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स और साइडों के रीजन हाइड्रोफिलिक और सेंटर से हाइड्रोफोबिक फॉर्म के अंदर होते हैं। तो बेटे यहां तक हम लोग डीएनए को कवर कर रहे होते हैं। मोर ओवर आरएनए के ऊपर बात करेंगे और आरएनए के साथ हम लोग कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और वाटर को डिस्कस करेंगे। तो यहां तक अब मजीद यहां से टाइम चूंकि खत्म हो रहा है तो हम लोग इसको यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास डीएनए से एसोसिएटेड तो आप पूछ सकते हैं। बेटे मैंने ये बात बताई कि अगर आपके पास यहाँ पर OH मौजूद हो तो ये राइबोज शुगर है, और अगर यहाँ पर H मौजूद हो तो ये डीऑक्सी राइबोज है। यानी सिंपल आपने ऑक्सीजन को रिमूव करना है।
आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं C5H10O4, क्योंकि एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया, जबकि यहाँ पर C5H10O5 होता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, थैंक यू सो मच।